हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे, तो थर्ड चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे बच्चे। थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चा सॉरी, सेकेंड चैप्टर हमने खत्म करा था। आज हम क्या करेंगे, आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे थर्ड वाला जो चैप्टर है वो आपका क्या है, वो आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चा, यहाँ पर आप देखते हो कि आपको क्या क्या दिया जाएगा। दो तरह, एक आपको दो दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए जाएंगे और उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट हल आपको निकालना होगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो बच्चे हम ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि हल क्या होता है समीकरण का, कैसे निकालते हैं, ये सारी बात करने से पहले हम कुछ आपको बता देते हैं। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण होते ही क्या, इस चैप्टर का मीनिंग ही क्या है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम करेंगे आपका कि किस तरह से उनको हल किया जाता है। तो बच्चे सबसे पहले बात करते हैं कि आपका ये क्या है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें क्या दिया गया है तो आप क्या कहोगे कि हमने एक, हाँ सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए, ये व्यंजक के बारे में। व्यंजक दो तरह के होते हैं, आपने देखा होगा बीजीय व्यंजक, अंकगणितीय व्यंजक। तो हम यहाँ पर बात करेंगे बीजीय व्यंजक की। बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है बच्चा, ऐसा व्यंजक जिसमें चर आ रहा हो, चर अचर दोनों आ रहा हो, क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो यहाँ पर जो 5x + 8 दिया गया है वो आपका क्या है, बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें चर भी आ रहा है अचर भी आ रहा है। चर का मतलब क्या होता है बच्चा, XYZ अक्षर, ऐसी चीज जिसका वैल्यू, जिसका मान फिक्स ना हो। और यहाँ पर अचर क्या होती है, जो संख्याएं होती है वो अचर होते हैं। तो बेसिकली चर और अचर आपका दिया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक। अभी बीजीय व्यंजक में ही एक स्पेशल केस होता है बच्चा, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और वो स्पेशल केस क्या होता है बच्चे, ऐसा नहीं होता कि सारे बीजीय व्यंजक बहुपद हो, लेकिन कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं। और ये कैसे होते हैं बच्चे, क्या मतलब होता है इनका, इनका सीधा सीधा मतलब है, अगर किसी भी बीजीय व्यंजक में जो चर आ रहा है उसकी घात पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, अगर हमारे चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या है, मतलब 0 1 2 3 4 5, इस तरह से अगर हमारी किसी भी चर का घात किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की जो घातें हैं वो पूर्ण संख्या में है, तो वो क्या कहलाता है, उस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ओके, हमें कुछ भी नहीं देखना, हमें सिर्फ क्या देखना है, हमें सिर्फ बीजीय व्यंजक के लिए क्या देखना होता है कि चर आ रहा है अचर आ रहा है, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। लेकिन अगर चर जो आ रहा है उसमें सारी घातें जो है वो किसकी आ रही है, पूर्ण संख्या की आ रही है, 0 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है, तो इस तरह के बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यस बच्चा, आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हो, आप लोगों ने हैंड रेज करा हुआ है, ये हम ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं बच्चे। तो यहाँ अगर हम इसका नाम दें तो यहाँ पर आप देख सकते हो चर आ रहा है अचर आ रहा है और चर की घात भी एक आ रही है, मीन्स चर की जो घात है वो भी पूर्ण संख्या, मीन्स ये आपका क्या दिया गया बच्चा, ये आपका बहुपद दिया गया है। तो बहुपद पहचानने की सीधी सीधी बात यह है कि चर अचर और चर की घात पूर्ण संख्या। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा इसके, तो ये तो हमें पता है ये बहुपद है। आगे अगर हम बात करें कि ये क्या है, ये हमें दे रखा है कि ये बहुपद है, 0 भी एक बहुपद होता है। तो दो बहुपद आपके किससे जुड़े हुए हैं, बराबर के चिन्ह से जुड़े हुए, इसको हम क्या कहते हैं, समता कह सकते हो, या फिर हम समानता या बराबर का चिन्ह कह सकते हैं। तो बेसिकली बच्चे जब हम दो किसी भी बहुपदों को बराबर के चिन्ह से जोड़ देते हैं या उनको हम बराबर रखते हैं, तो इस तरह के किसी भी व्यंजक को रिलेट करने के बाद जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका समीकरण। तो समीकरण पता करने के लिए ज्यादा चीजें जरूरी नहीं होती हैं, सीधा सीधा क्या जरूरी होता है कि अगर बराबर का चिन्ह आ रहा है तो वो समीकरण होगा, और अगर वो उसमें बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा है तो वो समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं, क्योंकि बराबर का चिन्ह आ रहा था तो ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा।
बच्चे समीकरण में हमको एक चीज और सीखनी होती है, एक चीज और याद रखनी होती है। वो क्या है कि जो बराबर का चिन्ह होता है, इसके हिसाब से हम दोनों साइड के व्यंजकों को नाम देते हैं। जो लेफ्ट साइड होता है उनको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और जो राइट साइड होता है उसको कहते हैं राइट हैंड साइड। तो बच्चे ये नाम याद रखने हैं आपको कि दो जो आपके क्या होते हैं, जो बराबर होता है, जो समीकरण होता है, समीकरण की पहचान क्या होती है कि उसमें बराबर का चिन्ह आना चाहिए। अभी जब बराबर का चिन्ह आ रहा है तो लेफ्ट वाले व्यंजक को, बराबर के लेफ्ट वाले जो पक्ष होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और अगर हम देखिए बराबर के दूसरे तरफ तो जो पक्ष होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। मतलब राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो ये दोनों चीजें हमें देखना है, हम किस तरह इसका यूज करेंगे वो हम बाद में बताएंगे। क्या क्यों ही हम इसको याद रख रहे हैं वो हम जब हल करेंगे तब इसको ध्यान रखेंगे, लेकिन आपको नाम याद रखने हैं। बराबर जो होता है उसी से उसके साइड का नाम होता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के राइट साइड वाला राइट हैंड साइड। ओके, चलो अभी देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट आपका क्या है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का क्या मतलब है, अभी हमने देखा समीकरण का मतलब क्या होता है, समीकरण का मतलब होता है बराबर का चिन्ह। तो रैखिक समीकरण बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो रैखिक और दूसरा समीकरण, ठीक है। तो बचा समीकरण का, तो हमें पता है कि किसी भी चीज में बराबर का चिन्ह आ रहा होगा तो वो समीकरण होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो नहीं होएगा, ठीक है। अब रैखिक का क्या मतलब बचा, हमने लास्ट क्लास में जब लास्ट वाले चैप्टर में जब समीकरण के प्रकार पढ़े थे तो हमने क्या बताया था आपको, समीकरण जो होता है वो घात के आधार पर कि कितनी उसकी घात है, अधिकतम घात कितनी है, उसके आधार पर विभिन्न प्रकार से बांटा जा सकता है। जैसे अगर पहले हम देखें तो अगर हमारे किसी भी समीकरण में जो चर आ रहे हैं उसकी सबसे बड़ी घात एक होगी तो वो क्या कहलाएंगे, रैखिक कहलाएंगे। रैखिक का मतलब क्या होता है बच्चा, जहां पर जो आपका चर की जो घात है वो एक हो। सेम अगर हम बात करें बच्चे द्विघात की, जैसा इसका नाम जैसा इसका काम। द्विघात का मतलब, गुड इवनिंग बच्चे, द्विघात का मतलब होता है कि सबसे बड़ी घात आपकी क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी घात एक होनी चाहिए। ओके, और नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चा त्रिघात की, तो जैसे नाम कह रहा है त्रिघात मतलब तीन घात वाला। तो अगर किसी भी समीकरण, समीकरण का मतलब जिसमें बराबर का चिन्ह आ रहा है, उसमें आपकी सबसे बड़ी घात क्या होती है, तीन होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, त्रिघात कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ किससे मतलब है, हमें सिर्फ और सिर्फ रैखिक समीकरण से मतलब है। मतलब हमें दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि बराबर का चिन्ह आना चाहिए और जो भी चर आ रहा है उसमें चर की अधिकतम घात क्या रहनी चाहिए, चर की अधिकतम घात रहनी चाहिए एक, तभी ही वो रैखिक समीकरण कहलाएगा, अदरवाइज वो रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। ओके, तो ये हमें याद रखना है। अभी इसके टाइप से पढ़ने से पहले आपको जल्दी से मुझे बताना है कि कौन सा रैखिक समीकरण है कौन सा नहीं। चल अभी इसमें से जल्दी से बताओ, ए बी सी डी मतलब आप सारे यस और नो करके आंसर बताना है। और कैसे बताना है, रैखिक समीकरण है कि नहीं है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, जल्दी से बताएंगे फिर हम आगे बताते हैं आपको। ओके,
ओके ओके, बाकी बचा जल्दी से आंसर करो, मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ। चलो बचा, बचा जल्दी से आंसर करो, बाकी बचे। ओके चलो देखते हैं, यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब क्या होता है कि चर की जो घात है अधिकतम वो एक होनी चाहिए, एक से बड़ी घात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब और समीकरण का मतलब क्या होता है, बराबर का चिन्ह आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले बराबर का चिन्ह देखेंगे, आ रहा है, चर आ रहा है, चर की घात एक आ रही है, हाँ, तो ये तो आपका हो गया। यहाँ देखो चर की घात एक आ रही है, क्या नहीं आ रही, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ देखो बराबर का ही चिन्ह नहीं आ रहा, तो क्या ये रैखिक समीकरण होगा, नहीं होगा। सेम अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या, यहाँ पर x की घात एक है, नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पर होएगा a, जो का आपका क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा, बाकी रैखिक समीकरण नहीं होंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। अगर हम बात करें रैखिक समीकरण की, तो हम इनको दो प्रकार से बांट सकते हैं, वो भी किस आधार पर कि उसमें कितने प्रकार के चर आ रहे हैं। बचा यहाँ पर देखो, एक चर ये दो चर का क्या मतलब है बच्चे, यहाँ पर हमने देखा कि रैखिक समीकरण दो प्रकार से हमने यहाँ बांट रखा है, कि एक चर वाले रैखिक समीकरण हो सकते हैं और दो चर वाले रैखिक समीकरण हो सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, तो ये एक चर वाले दो चर वाले का क्या मतलब है, मीन्स चर एक बार आना चाहिए, चर की घात एक आनी चाहिए, क्या इसका लेना देना है, इस चीज में हम देखते हैं, या चर ही एक बार होना चाहिए या एक समान ही चर होना चाहिए। बच्चे यहाँ पर देखो, एक चर का क्या मतलब है, चर का मतलब समझते हैं पहले। चर का क्या मतलब होता है, सारे के सारे जो ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो सारे अक्षर होते हैं वो किस में कहलाते हैं, चर में कहलाते हैं। टोटल जो 26 आपके अक्षर होंगे वो क्या होते हैं, वो बेसिकली चर ही तो होते हैं। अब एक चर का मतलब क्या होगा कि 26 में से आपका क्या होना चाहिए, एक ही चर आना चाहिए। कितनी बार आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चर आपका कितना कितना आना चाहिए, एक ही प्रकार का चर आना चाहिए, अगर हम एक चर वाले समीकरण की बात करें। तो हमारे क्या हो जाता है, 1 सेकेंड बचा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है कि 26 में से एक ही चर आना चाहिए और उसकी घात एक होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। दो के लिए ये जो आपके डिफरेंट डिफरेंट चर हैं, तो आपके उनमें से कितने आने चाहिए, दो चर आने चाहिए। हो सकता है वो एक्स वाई आए, ठीक है, हो सकता है वो वाई जेड आए, एक्स ए आए, कुछ भी आ सकता है, कोई भी दो चर आ सकते हैं, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। क्या बचा, क्या चल रहा है ये, मैम चैट बंद कर दो। अगर आप लोग नहीं सुनोगे तो कैसे समझ आएगा, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपके 10th में आता है। फिर मैं चैट बंद कर दूंगी, फिर आप लोग डाउट भी नहीं पूछ पाओगे। हम सिर्फ इसलिए चैट ऑन रखते हैं कि डाउट वाउट पूछ लो आप। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। देखो, अगर हम बात करें एक चर वाले की, तो एक चर का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके अक्षर होंगे उसमें से एक ही आना चाहिए। कितनी बार आ रहा है इससे मतलब नहीं है, हमारा एक से ज्यादा बार आ सकता है, लेकिन अगर समान चर हर बार आ रहा है तो वो एक चर वाला रैखिक समीकरण ही कहलाएगा। सेम अगर हम दो चर वाले की बात करें बच्चा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम ये जो लेटर्स कह रहे हैं जिन्हें हम चर कह रहे हैं, दो विभिन्न प्रकार के चर आने चाहिए। अब वही आपका है कि कितनी बार आ रहा है इससे मैटर नहीं करता है, बस दो अलग अलग चर आने चाहिए। ओके चलो, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, उस पे आप लोग मुझे बताओगे कि ये है या नहीं है। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बच्चा अभी वाइट दिख रहा होगा ना,
मैंने लिखा नहीं है कुछ, इसीलिए नहीं दिख रहा होगा। अभी दिख रहा है? नो मैम। बच्चे एक बार फिर रिज्वाइन कर लो आप, क्योंकि शायद बाकी बच्चों को तो दिख रहा है। मैम दिख रहा है। ओके बच्चे, चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ बच्चे, आपको ये बताना है कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं, यस और नो में आंसर करना है। पहले बस रुक जाएंगे, जब मैं आपको कहूँ तब आपको आंसर करना है। हम्म। यहाँ आपको जो लिख रहे हैं उसको दो चर वाला में यस और नो करना है। नहीं मैम, सारे रैखिक समीकरण है मैम, केवल सी को छोड़कर। नहीं नहीं बच्चा, ऐसे आंसर नहीं बताना एक एक करके आंसर बताना है, ठीक है। और अभी मेरा खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, मैं पहले पूरा लिख लूंगी फिर आंसर करना। चलो अभी आप लोग इसमें से आंसर यस और नो में दोगे, दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। पहले वाले में आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण बताने, या दूसरे वाले में दो चर वाले बताने। या तो आप यस नो करके आंसर दे सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि इनमें से यस वाला ढूंढ लो, कम होगा, मैं इतना बता ही रही हूँ कम होगा, जो आपका आंसर यस हो वो आप देख के बता दो। एक से ज्यादा है ये है, लेकिन जो नहीं है वो ज्यादा है, तो आप लोगों को जैसे सही लगे आप वैसे आंसर दे सकते हो। मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, टेक योर टाइम, आराम से सारे चेक करो फिर आंसर करो। बच्चा जल्दी से आंसर करो, इसमें से कौन सा यस है बच्चा। ABCD जो नाम दे रखे उनको देख के बताना, अभी ऐसे कैसे ही पता चलेगा वरना। अरे एस, बच्चा यस किसका यस है, क्या कह रहे हो, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि तुम किसका आंसर दे रहे हो, मेरी बात पे यस कह रहे हो, क्या कह रहे हो। ओके, पहले वाले में एक चर वाला देखना है जो कि हरे से लिखे हैं, और जो लाल से लिखे हैं उसमें दो चर वाला देखना है। अभी जल्दी से ट्राई करेंगे और जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे। ओके बच्चा, सिर्फ रैखिक नहीं देखना, हमें एक चर वाला रैखिक देखना है। एक चर का मतलब होता है कि एक ही चर आना चाहिए, एक ही प्रकार का चर आना चाहिए, उसके अलावा कोई और चर नहीं आना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ रैखिक नहीं देखना है हमें, हमें एक चर वाला रैखिक देखना है। अभी ट्राई करो जल्दी से, बाकी बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, फिर मैं आपको 1 मिनट बाद आंसर बताती हूँ।
और सेकंड वाला भी ट्राई करो बच्चे, अभी सब पहला वाला ही कर रहे हो, एक चर वाला ही, दो चर वाला रैखिक समीकरण भी ट्राई करना है। अच्छा एफ वाला क्या कर रही है इतने, अच्छा सॉरी मैंने ही ज्यादा वाला लिख दिया ये एच है, ये मैम आई है। आपने ये एफ लिख रखा है। हाँ मैं समझ गई तुम लोग क्या करना चाह रहे हो, वो मैं आई और एच बना रही थी पर मैंने बाद वाला लगाना भूल गई, सॉरी मैंने सब उल्टा सीधा लिख दिया। क्वेश्चन पे फोकस था मेरा और मैं नंबर गलत डाल दिया सारा ओके चलो लास्ट 30 सेकेंड, फिर मैं आपको ये बता देती हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके चलो अभी आंसर देना बंद करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक चर का क्या मतलब है, एक ही चर आना चाहिए, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी है उसमें से एक ही आना चाहिए। रैखिक का क्या मतलब होता है, ये जो चर आ रहे हैं एक, उनकी पावर एक होनी चाहिए। और समीकरण का क्या मतलब है, बराबर का चिन्ह आना चाहिए। यहाँ देखो एक ही चर आ रहा है, हाँ यहाँ पर घात एक आ रही है, बराबर का चिन्ह है, तो ये तो आंसर यस हो जाएगा, जो कि मोस्टली सारे बच्चों ने ही यस आंसर दिया है। ठीक है ये तो ठीक है। अभी आगे देखो, यहाँ पर देखो दो चर आ रहे हैं, हमें क्या चाहिए, एक चर वाला चाहिए, तो ये क्यों ही आंसर होगा बच्चे, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है ये क्या होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें दो चर आ रहे हैं और हमें एक चर वाला चाहिए। यहाँ देखो भले ही एक चर आ रहा है, बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो घात है वो क्या है, दो है, और हमें घात क्या चाहिए, एक, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रैखिक चाहिए, सॉरी रैखिक चाहिए। तो क्या ये रैखिक है, नहीं है, क्योंकि इसकी घात दो है। तो मोस्टली बच्चों ने सी आंसर किया, बच्चा सी आंसर नहीं है, क्योंकि जो हमारा रैखिक है वो रैखिक ही नहीं है, उसकी घात ही कितनी है, घाती उसकी दो है। ठीक है तो आपका नहीं ही होगा। यहाँ पर देखो ये समीकरण ही नहीं है, इसमें तो बराबर ही नहीं आ रहा बच्चा, ये तो समीकरण ही नहीं है। यहाँ देखो बराबर का चिन्ह है, समीकरण है, एक ही चर आ रहा है, जितने बार भी आ रहा है, इससे मतलब नहीं है बच्चे कितनी बार आ रहा है, जितनी बार आ रहा है उसमें पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो है तो यहाँ पर, ठीक है तो यहाँ क्या है, यहाँ पर पावर 1 है दोनों जगह, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यस। मीन्स इस वाले में क्या क्या सही था, ए और ई वाला यस था, इसके अलावा बाकी सब रॉन्ग थे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमें चाहिए दो चर आने चाहिए, मतलब एक्स वाई वाई जेड कुछ भी दो आने चाहिए, जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं उसमें से दो आना चाहिए। रैखिक का क्या मतलब होता है बच्चा, रैखिक का मतलब होता है कि ये जो दो चर आएंगे उसकी पावर वाले हाँ, और यहाँ पर बराबर का चिन्ह आना चाहिए, बराबर का चिन्ह आ रहा है, हाँ दो चर आ रहे हैं, हाँ क्या दोनों की पावर एक है, नहीं। तो हमारे तीनों क्वेश्चन में से एक भी का आंसर नो मिलता है। कौन कौन से क्वेश्चन, बराबर का चिन्ह है, दो चर है, और तीसरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, दोनों की पावर एक है। तो इनमें से तीनों का भी आंसर, तीनों में से एक का भी आंसर नो होगा, तो वो कभी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। ठीक है अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, अभी नेक्स्ट वाला देखो, एक्स वाई जेड कितने चर है यहाँ पर, 3, तो ये नहीं होगा, हमें तो दो चर वाला चाहिए। यहाँ देखो दो चर है, हाँ है,
बराबर का चिन्ह है, हाँ है। दोनों चर की पावर एक है, हाँ है। तो ये क्या हो जाएगा, यस। ये देखो फिर से, ये तो समीकरण ही नहीं है, तो ये समीकरण नहीं है, तो क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा? नहीं होगा, पहले समीकरण तो हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम नेक्स्ट वाला देखेंगे कि दो चर है, हाँ है, क्योंकि x तो एक ही चर है ना, दो ही प्रकार के तो है, x और y। और सबकी पावर एक आ रही है, हाँ आ रही है। बराबर का चिन्ह आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो बच्चा इस पूरे में आपके जी एच और जी, मतलब ये वाला और ये वाला जो जे और एच था, वही आंसर यस है, अदरवाइज सारा ही नो है। ठीक है, यहां तक समझ आया बच्चा? मैम क्वेश्चन पूछ लो। यस मैम। यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण बनाया कैसे जाता। अभी हमने सिर्फ क्या देखा, हमने देखना सीखा कि एक चर आना चाहिए, उसकी पावर एक होनी चाहिए, बराबर का चिन्ह होना चाहिए, तो वो क्या होता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है। मान लो अगर हमें वर्ड्स में कोई क्वेश्चन दिया गया है तो हम कैसे उससे समीकरण बना सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो मान लो दिया गया है किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, मतलब कोई भी संख्या अगर हम उसमें क्या करें, 3 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है, 10। या फिर आप ये कह सकते हो संख्या में 3 जोड़ने पर वो 10 के बराबर हो जाते हैं, संख्या प्लस 3 क्या होगा, 10। लेकिन अभी हमने इतने सारे समीकरण देखे बचा, क्या कहीं भी तुमको इस तरह लिखा हुआ दिखा कि संख्या प्लस 3 लिखा है या कुछ लिखा है? नहीं, हमेशा एक्स वाई जेड या फिर मतलब अक्षर और आपकी संख्या लिखी रहती है और कुछ ना कुछ आपके प्लस माइनस रहते हैं। तो बच्चा हमें इस संख्या को चर में मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चर की कोई फिक्स वैल्यू तो हो नहीं सकती। तो हम संख्या को भी कोई फिक्स नहीं कह रहे, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो संख्या है वो एक्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, संख्या की जगह पर एक्स लिख देंगे, एक्स प्लस 3 बराबर 10। हो गया ना बच्चा? इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी शब्दों में, जो शब्दों में हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम आपके समीकरणों में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं कि जो भी हम, जो हमें पता नहीं है, जो हमारे लिए चर है, उसको हम क्या करेंगे, उसको एक्स वाई जेड मान लेंगे। कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है एक्स मानो, एक्स वाई जेड ए कुछ भी मान सकते हो। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, उसमें हमें जो भी संक्रिया कहा गया है उसको जोड़ जोड़ के, मतलब जोड़ के घटा के, जो भी हमसे कहा गया उसको हम क्या करेंगे, समीकरण बना देंगे। इतनी बात समझ आए बच्चा? संख्या को x ले लिया, प्लस 3 करना था, 10 के बराबर था, सीधा सीधा लिखा ही हुआ था, हमको ज्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं थी। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब यही जो समीकरण बना है बच्चा, इसमें आप देख पा रहे हो कि एक ही बार चर आ रहा है, चर की जो घात है वो भी एक आ रही है, और समीकरण भी है क्योंकि बराबर का चिन्ह आ रहा है। तो ये जो समीकरण बना वो क्या बना, एक चर वाला रैखिक समीकरण बना। ओके, चलो अभी मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, उसका आंसर बताओगे, और कोई बोल के आंसर नहीं बताएगा, सब मैसेज में लग के आंसर बताएंगे। संख्या से 6 घटा, मतलब 5 घटाने पर 20 प्राप्त होता है, तो इसे समीकरण में व्याप्त करो। लेफ्ट। बच्चा बोलेगा नहीं कोई, आपको मैसेज में आंसर करना है। और संख्या नहीं बतानी है, मैं दोबारा बता रही हूँ, संख्या आपको नहीं बतानी है, आपको समीकरण बताना है। मैं हिंट भी दे रही हूँ, जैसे हमने अभी पिछले किया था ना कि समीकरण को क्या मान लिया था, मतलब समीकरण बनाने के लिए संख्या मान लो, फिर उसको ऐसे करेंगे। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो।
ओके, बाकी बच्चा जल्दी जल्दी ट्राई करो, मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर आंसर बताते हूँ। ओके चलो देखो क्या करना था, सबसे पहले हम संख्या को मान लेते हैं। क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है संख्या, तो माना कि जो संख्या है वो क्या है, एक्स। अब एक्स में से मतलब संख्या में से 5 घटाने पर वो क्या मिलता है, 20 मिलता है। मतलब अगर हम संख्या से 5 घटा दें तो वो किसके बराबर हो जाती है, वो 20 के बराबर हो जाती है। तो संख्या आपका क्या है, एक्स, एक्स माइनस 5 बराबर 20। इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम किसी भी समीकरण को बना सकते हैं। ओके बच्चा, आपस में बात नहीं करनी है आपको। आप लोग, मैंने कितनी बार कहा, अपना आपस में नंबर बदल लो, और कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बता दो, मुझे दोनों बच्चे मैसेज कर दो अपना अपना, मैं इधर उधर कर देती हूँ तुम लोगों के नंबर नहीं है तो। ठीक है, और फिर आपके पास जो फोन है उसका इस्तेमाल करो, क्लास पढ़ने के लिए है तो पढ़ाई में इस्तेमाल करो तो ज्यादा बेटर होगा। बच्चे नेट एक बार चेक कर लो अपना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में बात करते हैं। तो वही है, दो चर आने चाहिए, और रैखिक का मतलब है दोनों की घात एक आनी चाहिए और बराबर का चिन्ह आएगा। लेकिन हमने ये तो देख लिया कि कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, राम के पास कुल सेब और संतरों की संख्या। तो अब हमें ये तो पता नहीं है सेब कितने हैं संतरे कितने हैं, नहीं पता, तो हम मान लेते हैं। ठीक है, कि माना कि जो सेब की संख्या है वो कितनी है, वो आपकी एक्स है, और जो हमारे संतरे की संख्या है वो हमारा क्या है, वाई है। ठीक, अब दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, संतरे और सेब की कुल संख्या को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो मतलब x प्लस वाई आपका क्या हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सिंपल सा होता है। जब हमें दो चर भी लेना होता है तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि दो अलग अलग चीजें हैं जिनकी संख्याओं का आपको पता नहीं है, तो हमें दोनों ही माननी पड़ेगी। जैसे वहां संख्या नहीं पता थी ना, ऐसी हमें सेब की और संतरे की संख्या अलग अलग नहीं पता है, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों को एक्स वाई मान लेते हैं, और वो क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई हो जाता है। अभी यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक्स और वाई दो अलग अलग चर हैं, दोनों की घात है एक है, और बराबर का चिन्ह भी लगा हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। ओके, अब आप मुझे ये बता सकते हो कि अगर दोनों की संख्या 6 है तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि आपका सेब कितने होंगे और संतरे कितने होंगे, हाँ या ना में आंसर देना, मैसेज में आंसर कर सकते हो। तो बेसिकली हमें दिया गया है दोनों की कुल संख्या 6 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सेब की कितनी होगी, संतरे की कितनी होगी, हाँ या ना, कितनी होगी, अगर हाँ तो कितनी होगी ये भी बता सकते हो। जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का। ओके, बता सकते हैं, बता सकते हैं, अच्छा बता सकते हैं तो कितनी होगी। ओके चलो देखते हैं। तो बच्चे इसका आंसर है नहीं बता सकते। कि कैसे पता होगा, हमारे पास बहुत सारे क्या है केसेस है
कि संतरा जीरो, जो आपका सेब है वो जीरो संख्या हो, उसकी सारे के सारे क्या हो, ऑरेंजेस ही हो हमारे पास, संतरे हो, तो हम कुल हमें पता है, हमको ये बिल्कुल नहीं पता है कि अलग अलग क्या है। हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम संभावनाएं बता सकते हैं। क्या संभावनाएं बता सकते हैं कि जब कुल मिलाकर 6 है तो हो सकता है कि जो आपका x हो वो 0 हो, ठीक है, और यहाँ पर 6 हमारा y हो, तब भी तो 6 होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारे जो क्या है आपका क्या था, सेब था, सेब की संख्या 1 हो और ऑरेंजेस की संख्या क्या हो, 5 हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। 2 हो आपके सेब की संख्या और 4 हो आपकी, ये भी पॉसिबिलिटी। तो हम एक केस नहीं बता सकते बच्चा, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि कुल कितने केस बनेंगे। तो ये सारी जो आपका है बच्चे, ये पॉसिबिलिटीज हैं कि कुल कितने तरह से आप ये बता सकते हो कि कुल कितने तरह से आपके पास कुल फ्रूट्स की संख्या या सेब और संतरे की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो कितनी संभावना है बच्चे, हम पक्का पक्का ये नहीं बता सकते, लेकिन हाँ हम संभावनाएं बता सकते हैं कि क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। ठीक है, क्या संभावना बन सकती है कि हो सकता है कि 0 और 6 है, मतलब सेब की संख्या 0 और आपके ऑरेंजेस की संख्या 6, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1 और 5 है, मीन सेब की संख्या 1, ऑरेंजेस की संख्या 5, और 2 और 4 हो सकता है, 3 और 6 हो सकता है, ठीक है, और 4 2 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, और 6 और 0 हो सकता है। मीन्स हम ये नहीं बता सकते पक्का पक्का कि कितना आपके पास होगा, लेकिन इनमें से एक तो जरूर होगा। तो ये जो आपका होता है ना, ये जो संभावनाएं होती है बच्चा, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम समीकरण का हल कहते हैं। मीन्स ये जो x बराबर 0 है, मीन्स सेब की संख्या और संतरे की संख्या जो है x और y जो है, इनका जो संख्यात्मक मान होता है, जो कि इस समीकरण को क्या करता है, व्यवस्थित करता है, या फिर कह लो संतुष्ट करता है, वो क्या कहलाते हैं, वो आपके समीकरण के हल कहलाते हैं। तो ये आपका 0 6 1 5 कुल मिलाकर जो 7 के 7 बने थे, वो आपके क्या हो जाएंगे, वो समीकरण के हल हो जाएंगे। ओके, चलो अभी मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, उसको आंसर करोगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया है कि मैम नहीं बच्चा, पोल में नहीं पूछेंगे। श्याम के पास कुल पेन और पेंसिल 3 है, तो इसे समीकरण में लिखिए और उस समीकरण के कितने हल होंगे, ये भी ज्ञात करिए, ये भी ज्ञात करिए। चलो अभी मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, इन दोनों का क्वेश्चन करेंगे और मतलब इसको आंसर करेंगे, वो भी मैसेज में। ठीक, क्या कहा गया, दोनों की संख्या जो है वो 3 है और उसको हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। ओके ओके ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो, 1 मिनट और दे रही हूँ मैं, फिर आंसर बता दीजिए।
ओके चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है, पेन की संख्या को हम मान लेते हैं x, क्या माना, पेन की संख्या x है, ठीक है, और पेंसिल की संख्या y है। ठीक, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे मतलब कुल संख्या तो 3 हो जाएगी। अब हल कैसे हो जाएगा, हो सकता है 0 1 हो, मतलब 0 और 3 हो, 1 और 2 हो, 2 और 1 हो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 और 0। तो कुल मिलाकर 4 केसेस बन सकते हैं, 4 संभावनाएं बन सकती हैं, जिससे उसके पास कुल पेन और पेंसिल की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे इक्वेशन के आपके कितने हल हो सकते हैं, 4 हल हो सकते हैं। ओके चल आगे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरणों का योग, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। कुछ अलग नहीं है बच्चा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, आधी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे अगर 1 सेकेंड बच्चे, अगर हम बात करें दो चर, दो चर का मतलब क्या होता है, दो चर का मतलब होता है कि जो आपके अक्षर है इनमें से कोई भी दो आ रहा है, जैसे एक्स वाई, वाई जेड, एक्स है। जरूरी नहीं है कि हमें लगातार ही लेना है, कुछ भी हो सकता है, लाइक ए और जेड हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो के और एम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बस हमें ध्यान क्या रखना है, नॉर्मली हम ठीक लगे हमें तो हम के और एल हमेशा पास पास के लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके जो दो चर है वो एक साथ ही क्यों होना चाहिए। ऐसे हो सकता है कि एक आपका बी लिया हुआ है, एक हमने जेड दिया हुआ, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, दो चर वाले रैखिक। रैखिक का क्या मतलब है, रैखिक का मतलब होता है बच्चा जी जो भी चर आए, दो चर आए, हाँ उसका क्या होना चाहिए, एक घात होनी चाहिए, अधिकतम घात एक होनी चाहिए। अब समीकरण का क्या मतलब होगा, बराबर का चिन्ह आना चाहिए। मेन चीज जो हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं वो है युग्म। युग्म का क्या मतलब होता है बच्चा, पेयर कहते हैं इंग्लिश में, या फिर हम कह सकते हैं हिंदी में जोड़ा। जोड़ा का मतलब है कि दो समीकरण, दो चर वाले समीकरण एक साथ होंगे तो हम उनको क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म कहेंगे। ओके, तो ये हमें देखना है। अभी मैं चलो जल्दी से तुम्हें कुछ क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करेंगे। 1 सेकेंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 50। चलो यहाँ पर आपको वही बताना है कौन सा दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म है। युग्म का मतलब होता है अगर जो हमारे क्वेश्चन में दोनों समीकरण दिए गए हैं, दोनों में के दोनों ही अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे तो वो रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है, अदरवाइज नहीं कहलाता। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है इनमें से कौन सा दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करेंगे और बताएंगे बच्चे। ए आएगी इसमें फिर ए। ओके बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ।
ओके ओके, देखो क्या करना है यहाँ पर, देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों में ही एक्स वाई है, एक्स वाई है, दो चर है, दोनों की पावर मतलब चारों की पावर एक एक है, तो रैखिक भी हो गए, बराबर बराबर का चिन्ह है, तो आपका क्या हो गए, रैखिक समीकरण भी हो गए, और युग्म तो है ही, दोनों है, तो इसका आंसर यस हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है बच्चा, इसमें ये पहला वाला समीकरण नहीं है, तो दो में से अगर एक भी दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हुआ तो वो आपका कभी भी रैखिक समीकरणों का युग्म नहीं ही होगा। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका नो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है बचा, ये रैखिक ही नहीं है, तो जब रैखिक नहीं है तो ये भी नो हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, इसमें दो चर नहीं आ रहे, सिर्फ एक ही एक चर आ रहा है, बस दो बार लिखा, लेकिन हमें दो अलग अलग चर चाहिए होता है। तो ये हमारा तरीका होता है देखने का कि कौन सा दो चर वाला रैखिक समीकरण है, कौन सा नहीं। अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह से ये जो समीकरण का युग्म है वो बनाते हैं। ये तो हम पहले ही कर चुके हैं कि दो दो चीजों का, ये जो सेब और संतरे की कुल संख्या क्या है, एक्स है, मतलब कुल संख्या 6 थी, तो हमने एक्स मान लिया सेब की संख्या को और वाई मान लिया संतरे की संख्या को, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ओके चलो अभी इसको आगे देखते हैं। अगर लिखा हुआ है कि राम के पास जो सेब है वो संतरे से दो ज्यादा है, सेब की संख्या क्या थी, एक्स थी, संतरे की संख्या क्या थी, वाई थी, मतलब अगर हम सेब की संख्या में से संतरे की संख्या घटा दें तो वो कितना आना चाहिए, दो आना चाहिए। यही तो मतलब हुआ इस सेंटेंस का कि जो सेब की संख्या है वो संतरे से दो ज्यादा है, मतलब अगर हम सेब की संख्या में से आपके संतरे की संख्या घटा देंगे तो कितना होना चाहिए, दो आना चाहिए। तो यहाँ आपके दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों को अगर हम समीकरण में लिखें तो दो अलग अलग सेंटेंस बन रहे हैं, सॉरी अलग अलग समीकरण बन रहे हैं, जो कि किस तरह से, अगर हम इनको एक साथ लिखें तो दोनों ही आपके क्या है, रैखिक है, दो चर वाले हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। ठीक है, जो रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। हाँ मैम। ओके चलो फिर मैं ये क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ओके श्याम के पास कुल 15 सिक्के हैं और 5 रुपए, उनमें 5 रुपए के सिक्के 2 रुपए के सिक्के से तीन अधिक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त करिए, समीकरण के युग्म में व्यक्त करिए। चलिए यहाँ पे दो कंडीशन दी गई है, युग्म में तो दो ही दी जाएंगी, आपको क्या करना है, इनको समीकरण में व्यक्त करना है, दोनों कंडीशन। ओके चलो जल्दी जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे। बच्चा क्या चल रहा है, ये नहीं आपको पढ़ने का मन है तो मत पढ़िए,
बाकी बच्चे को क्यों डिस्टर्ब करो? मैंने क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर तो आपने दिया नहीं है, कुछ भी मैसेज करे जा रहे हो। ये इंपॉर्टेंट है इस क्लास में पूछना, और ये इस क्लास का मतलब है क्या ये पूछना? बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व करो, मैं 2 मिनट का टाइम और दे रही हूँ। हाँ मैं समझाऊंगी बच्चा, देखो मैं रिपीट करती हूँ क्या है, दो दो अलग अलग मान लो, मैं हिंट दे रही हूँ। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x मान लो और 2 रुपए की सिक्कों की संख्या y मान लो। अभी तो आप कर ही सकते हो, दोनों कुल मिलाकर 15 है, ठीक है, अंतर 3 है, तो आप कर सकते हो ना बच्चा, ट्राई करो। अच्छा लेकिन 1 मिनट और दे रही हूँ, ट्राई करो वरना फिर मैं बता दूँ। मैम एक बार आप बोल के बताओगे, समझ में नहीं आया। हाँ मैं बता दूँ क्या लिखा है। ओके, श्याम के पास कुल 15 सिक्के हैं, जिसमें और उनमें 5 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है वो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या से 3 अधिक है। ठीक है, बस इसको दोनों को समीकरण में व्यक्त करना है। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम बच्चे। चलिए ट्राई करो बच्चा, आप लोग एक एक ही लिख रहे हो, दूसरा क्यों नहीं लिख रहे हो? कुल संख्या भी तो है, तो वो एक और भी तो समीकरण बनेगा। युग्म बताना है ना बच्चा, तो युग्म का मतलब तो होता है कि 2 समीकरण बनेंगे। बच्चा जल्दी ट्राई करो। चल देखो बताते हैं क्या करना है। सबसे पहले जो आपके 5 रुपए के सिक्के हैं, ध्यान से देखते हैं, 5 रुपए के सिक्के की संख्या क्या हो जाएगी, x मान लेते हैं। ठीक है, 2 रुपए के क्या हो जाएगा, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। दोनों की कितनी है बच्चा, दोनों की 15 है, तो पहला समीकरण क्या बनेगा कि 5 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या 15 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 15 आ जाना चाहिए। और दूसरा देखो बच्चा क्या कहा गया है, अंतर, मीन्स जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो 2 रुपए के सिक्के से 3 अधिक है, मतलब x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह हमको रिप्रेजेंट करना था। अभी समझ आया बच्चा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो चलते बच्चे, एक थोड़ा सा और देखेंगे। बच्चे हमने देखा कि अभी अगर हम समीकरण जो थे हमारे रैखिक समीकरण थे, इनको ग्राफ में बना, अभी लास्ट क्लास में हमने ग्राफ करा था, लास्ट चैप्टर में ही करा था, तो हमने क्या देखा था कि रैखिक समीकरण जो होता है उसका ग्राफ एक सरल रेखा होती है। तो यहाँ पर सीधी जानने वाली बात यह है, एक रेखा थी तो उसका जो उसकी सॉरी एक समीकरण था तो उसकी एक रेखा बनती है। अभी 2 रैखिक समीकरण होंगे बच्चे तो कितनी रेखाएं बनेंगी, 2 रेखा बनेंगे। ठीक है, तो रैखिक समीकरणों का युग्म जो होता है, अगर युग्म मतलब दो आपको दिए गए होंगे रैखिक समीकरण, तो उनको अगर हम देखेंगे तो आपकी 2 सरल रेखा ग्राफ पेपर पे बनेगी।
और किस तरह से बन सकती है बच्चे? 3 तरीके से आपको बन सकती है वो। पहला तरीका क्या हो सकता है, जब 2 ग्राफ रेखा आपस में एक ही ग्राफ पेपर पे बनेगी बच्चा, तो वो क्या हो सकती है, वो या तो वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, या फिर क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वो कभी भी ना मिले, एक पॉइंट पे मिल रही हैं, या फिर वो कभी नहीं मिल रही हैं, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर मिली है, मतलब उनके ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है, ज्यादा बिंदु मिल रहे हैं। तो 3 ही केस हो सकता है जब हम कोई भी ग्राफ पेपर पे किसी भी एक ग्राफ पर 2 रेखाएं बनाते हैं। तो बच्चे पहली वाली रेखाओं को, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर मिलती है, इनको हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या कह सकते हो, ये दोनों रेखाएं कभी नहीं मिलती, मीन्स ये दोनों हमेशा कैसी रहती हैं, समान अंतर पे रहती है, एक दूसरे से हमेशा बराबर की दूरी पे रहती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। और जब बच्चे एक से ज्यादा पॉइंट पर मिल रही हो या फिर एक दूसरे पर बनी हो, तो उनको क्या कहते हैं, समपादी रेखाएं कहते हैं। तो बच्चे सिर्फ 3 ही तरीके हो सकते हैं जब हम 2 रेखाएं बनाते हैं। पहला प्रतिच्छेदी हो सकती है वो, दूसरा समांतर हो सकती है, और तीसरा समपादी हो सकती है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना No, फिर ma'am. ओके, समीकरणों Bye, का ma'am. Bye, ma'am. नेक्स्ट क्लास में। Good night, ma'am. गुड नाइट बच्चे, Bye, ma'am. Bye, 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 bye. बाय बाय बच्चा, गुड